क्योंकि पत्र अभी से नहीं, हम लोग जो है बड़े सदियों से लिखते आ रहे हैं। जब हमारे पास कागज और पेन भी नहीं था, उस समय भी हम लोग जो है पत्रों के माध्यम से दूत को भेज करके क्या करते थे, अपने मन के विचार को प्रस्तुत करते, संचार करते थे। हम किसी ना किसी रूप में संचार करते थे। के नाम की होती और अंतिम रोटी उनकी, खाता था गली का मोती। आ रहा है याद किसी? दादी जब खाना बनाती थी तो सबसे पहले तड़के वो क्या करती थी, एक रोटी साइड में को अलग करने, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए वैश्विक प्रयासों के योगदानों में मदद मिल सकती है। भूमि को सफलतापूर्वक बहाल करने के लिए स्थानीय हितधारकों को जोड़ना आवश्यक है, क्योंकि ऐसे लोगों का मिट्टी से जुड़ाव अत्यधिक होता है जो पुनर्स्थापना परियोजनाओं में दीर्घकालिक सफलता और लचीलापन पैदा करते हैं। हमारी हुई है, इसमें क्या हो रहा है, एक दूसरों का आपसी विचारों का जुड़ाव हो रहा है। संचार सबसे बड़ा ताकत है ये। आगे है, अब आपको शिकायत भी करनी पड़ेगी, ठीक है, आपको सहमत भी होना पड़ेगा। और पठन, श्रवण और पठन जो है निवेश करते हैं। अब ये कैसे कर सकता है निवेश? दोबारा कीजिए। चार पर ढूंढिए क्या लिखा गया है, कब। तुम कब आओगे, तुम कब आओगे। 5 पर लिखा गया है क्यों। कोई भी वाक्य में सुनाई नहीं दे रहा है तो आप उसको रोकने के लिए क्या करते हैं, स्पर्श करते, रोकते हैं उसको पकड़ लेते हैं। या कोई जा रहा है आपकी बात नहीं मान रहा है तो आप क्या करते हैं, रोकते हैं उसको। या किसी को कहीं पर ले जाना है तो आप उसको पकड़ करके लेके जाते हैं। कोई वृद्ध है, बच्चा है, रोकते हैं उसको। बचपन में शैशवावस्था में ही बच्चे को विद्यालय भेजा जाता है। प्रौढ़ शिक्षा का प्रचलन तो बाद में आया, वो भी इसीलिए कि हमारे जो बुजुर्ग थे वो पहले पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उनके लिए प्रावधान किया गया। ना कि सबको कहा गया कि मर्जी है आपकी, आपने पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो आप। नई नई चीज़ें जो बन रही हैं, अब मान लीजिए जैसे पहले हम सिर्फ डिजिटल वॉच पहनते थे, आज के समय में हमारे पास स्मार्ट वॉच है जो हम पे एक नज़र रखे हुए है, हमारे डेली रूटीन को ट्रैक कर रही है। तो ये सारे क्या है, कलाएं हैं। इसके मूल में कलाकार है जिसने इन रचनाओं की, इन चीज़ों की खोज की। आज के समय में जो है कम्युनिकेशन टू वे होता है, दोनों तरफ से बात होनी चाहिए, क्योंकि तभी बच्चे सक्रिय रूप से हमारे शिक्षण में भाग लेंगे। तो एक ये भी हमारा जो है कला समेकित का लक्ष्य है। कला समेकित का मतलब है आर्ट को हमने अपने सब्जेक्ट में जोड़ दिया। अब आर्ट को जोड़ने के फायदे क्या होंगे, जब हमने आर्ट को अपने सब्जेक्ट में ला लिया, मान लो कि हमने जोड़ दिया, क्या लाभ उससे हमें प्राप्त होने वाले हैं, क्योंकि टीचर्स को तो फायदा चाहिए। एक तरह से बच्चों को, शिक्षार्थियों को हम पढ़ा रहे हैं तो हमारे शिक्षण में क्या इंप्रूवमेंट हुई, क्या सुधार हुआ, उसकी हम बात करेंगे। पहले तो सबसे नवीन अवधारणा है आर्ट इंटीग्रेशन, एक नया कॉन्सेप्ट है। मैंने पहले ही कहा कि आर्ट विषय बहुत पुराना है, परंतु इंटीग्रेशन नया शब्द उसमें ऐड किया गया है। मुंह से कुछ नहीं, मुंह से नहीं हो रहा, नीचे पानी भी भाई। तो व्याकरण है सबसे पहले तो बच्चे की क्वेश्चन होगी, पता नहीं व्याकरण है अब क्या पढ़ना है। दूसरा है बच्चा सोच रहा है कि मुझे डेफिनेशन भी लर्न करनी है, मुझे शायद नियम भी कुछ याद करने हैं, लेकिन हमने क्या है उनका दिमाग का मतलब चलाना है कि ये सारी चीज़ें कुछ नहीं है। हमने गतिविधि के माध्यम से, खेल खेल के माध्यम से जो है व्याकरण को सीखना है, ताकि जो बच्चा जो है अच्छे से सीख सके। अब व्याकरण को रुचिकर बनाने के जो तरीके हैं कि हमने एक तो व्याकरण जो है अपने डे टू डे लाइफ से रिलेट करके देखना है। डेली लाइफ से हमने एग्जाम्पल देने हैं। क्लासरूम में हमारी इतनी सारी चीज़ें, हमने बाहर कहीं भी नहीं जाना है, हमने क्लासरूम से लाइव एग्जाम्पल हमने बच्चों को देने हैं, ताकि बच्चे वाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, और बच्चा भाव जो है, यहाँ जो और भी बच्चा यहाँ हंसता हुआ वैसे उसको भाव याद रहेंगे कि भाव क्या था, कि मैंने यार किसी और सर्दी, बच्चे सर्दी में खेल रहे, कौन सा जातिवाचक संज्ञा में आएगा और कौन सा भाववाचक संज्ञा। ये बच्चे फ्लैश कार्ड्स हैं। भाववाचक संज्ञा, ये भी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, नेक्स्ट मैम शिमला, शिमला का नाम है। हाँ जी मैम, यस मैम। क्योंकि विशेष व्यक्ति का नाम है, वाचक होता ये बच्चा है तो ये जातिवाचक, व्यक्तिवाचक था ये रामायण, जातिवाचक यह कमरा कितना बड़ा है। मैं नहीं हूँ। बहुत अच्छे वक्ता है। चलो अब आप हमको
मैं नाच रही हूँ। बहुत क्या पता नया याद है, नहीं, संज्ञा याद है। संगे कुर्सी मेज। हाँ जी। हम क्या कहते हैं, वर्तनी कहते हैं। तो मेरा आज का विषय है वर्तनीगत दोष तथा उसके संशोधन। संशोधन की ओर बाद में जाएंगे, उससे पहले उसके कारण के बारे में जानेंगे कि ऐसे क्या क्या कारण है जिससे बच्चों में वर्तनीगत दोष रह जाते हैं। आगे वापस जाएंगे, अपना कार्ड दिखाएंगे जैसे, और तो आप उसका उच्चारण करोगे और अपने अक्षरों को बिल्कुल अलग करके बता सकते हैं कि ये संयुक्त अक्षर होते हैं, ये जुड़ करके बने होते हैं। तो इस तरह से हम उन्हें बता सकते हैं। व्यंजन के साथ कैसे मात्राओं के रूप में जुड़े हैं, क्योंकि स्वरों का काम क्या है, मात्राएं देना। मात्राएं देना व्यंजन को, तो वो व्यंजन में मात्राओं के साथ किस प्रकार से जुड़ी है, तो इस प्रकार से हम उनको उच्चारण करवा के कि ये अ की मात्रा है लेकिन इसमें क जुड़ा है, तो ये व्यंजन को पूर्ण कर रहा है। ठीक है, तो मैं चाहूंगी कि आप इसमें से किसी वर्ण, दो वर्णों का पूरा उच्चारण करेंगे। नमस्कार मित्र, अच्छा हुआ, बताइए आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। और एक तो परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है आप? मेरी तैयारी तो बहुत अच्छी चल रही है। मैंने कल ही पूर्ण रूप से जो अध्यापक ने कक्षा कक्ष में करवाया था, जो पाठ्यक्रम बताया था, उसका मैंने अच्छी तरह से पुनरावृत्ति भी कर ली है। आप बताइए आपकी तैयारी कैसी है? बस पूछो मत यार, जो कल पढ़ाया था वो आज भूल गया। मेरे तो समझ नहीं आता कि मैं नहीं पढ़ता हूँ कि अध्यापक नहीं पढ़ाते। अध्यापक अच्छे से पढ़ा रहे हैं मित्र, मैंने भी वही उसी कक्षा में सब कुछ पढ़ा है। मेरा कहना मानो, तुम बार बार अभ्यास करो, लिख लिख करके अध्ययन करो। ठीक है, अब मैं आज ही जाऊंगा, अपने खेल को छोड़ूंगा और मोबाइल से पढ़ना शुरू करूंगा। नहीं, मोबाइल हमारा शत्रु है। अगर उसका ज्यादा प्रयोग करेंगे तो हम लोग उससे बर्बाद हो सकते हैं, पढ़ाई को छोड़ देंगे, समय हमारा नष्ट हो जाएगा, हम कभी भी अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पाएंगे, हमारी आंखें भी खराब हो सकती है। दोस्त, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। अब मैं पक्के 100 नंबर लेके आऊंगा। ठीक है मित्र, कल मिलते हैं। अपनी मातृभाषा के बिना जो हमारा कोई भी कार्य है वो पूरा नहीं हो सकता है, और हमारा राष्ट्र, हमारा देश बिना अपनी राष्ट्रभाषा या मातृभाषा के उन्नति नहीं कर सकता है। हम अपनी मातृभाषा में या राष्ट्रभाषा में यदि बोलते हैं, अपने मन की पीड़ा को भी हम अपनी मातृभाषा में ही व्यक्त कर सकते हैं। तो कोई भी राष्ट्र है, चीन, रशिया, जापान आदि जो देश हैं, उन्होंने अपनी मातृभाषा में ही व्यवहार कार्य किया है और अनेक आविष्कार किए हैं। जो हमारी मातृभाषा है वो सर्वश्रेष्ठ हमारी मातृभाषा ही होते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से हम अपने मन की अभिव्यक्ति अपने लगा, तभी उसकी जो है नींद खुल गई और उसे बहुत गुस्सा आया। धन्यवाद। वो खाने चला तो चूहे ने हाथ जोड़े कि हम भी आपके किसी काम आ सकते हैं, अभी आप रुक जाइए, थोड़ा इंतजार करिए। फिर क्या हुआ कि कोई और कहानी का निर्माण करना चाहते हैं। दोहे से कहानी निर्माण में बच्चे काफी रुचि लेते हैं। जैसे करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिर पर परत। जो अनेक प्रकार की, विभिन्न प्रकार की शैलियां हैं, उन शैलियों से हम अवगत होते हैं। समाचार पत्र पढ़ना अभी हमने शुरुआत की है इसकी, तो ये भी एक रुचिकर विषय बन सकता है। के लिए जो हमारे छोटे छोटे शिष्टाचार के शब्द हैं, उनसे हम अपनी शुरुआत कर सकते हैं। जैसे आजकल हम जब सुबह कक्षा में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले बच्चे भी और हम अध्यापक भी सबसे पहले बोलते हैं गुड मॉर्निंग। उसकी जगह हम सुप्रभात का प्रयोग कर सकते हैं। दिन के समय हम गुड आफ्टरनून की जगह शुभ अपराह्न का शब्द प्रयोग कर सकते हैं। संध्या के समय गुड इवनिंग की जगह हम शुभ संध्या, और इसी प्रकार से रात्रि के समय हम शुभ रात्रि का प्रयोग कर सकते हैं। तो जब ये जो हमारे शब्द हैं गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो हमारी दैनिक बोलचाल की भाषा में सम्मिलित हो गए हैं, अगर हम खुद अध्यापक होने के नाते उनके साथ इन शब्दों को बोलेंगे सुप्रभात, तो उनके भी ये शब्दकोश में आ जाएगा और वो भी इससे प्रसन्न करने लगेंगे। इसी प्रकार से कुछ और भी शब्द हैं, जब हम किसी से कुछ मांग रहे हैं या कुछ है तो हम प्लीज़ का इस्तेमाल करते हैं।
तो उसकी जगह हम बच्चों को सिखा सकते हैं कि बेटा आपको जब किसी से कोई भी चीज़ लेनी है तो आप उसको उन्हें रखता है कि आप मुझे अपना पेंसिल देंगे, है ना। इसी प्रकार से, है ना, हैप्पी बर्थडे, आज का जब जन्मदिन होता है क्लास में हैप्पी बर्थडे सॉन्ग चला देते हैं, है ना। अभी पीछे एक बहुत ही अच्छा वायरल भी हुआ था, हैप्पी बर्थडे सॉन्ग की जगह उस बच्ची ने संस्कृत में जन्मदिन की शुभकामनाएं दी थी। तो हम भी इस बात की शुरुआत कर सकते हैं, हैप्पी बर्थडे की जगह हम जन्मदिन की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं हम उन्हें बोलें, बोलचाल में लाएं, छोटी सी 2 पंक्तियां लिखने को बोलें कि आप अपने दोस्त को जन्मदिन की शुभकामना किस तरह से आप उसको प्रेषित करोगे। तो आप उस पर कोई 2 लाइन लिखिए, या आप है ना एक छोटा सा जो ग्रीटिंग कार्ड बना रहे हो उसको, तो उस पर हिंदी में लिखें, साथ ही साथ चित्र भी बनाएं। तो मैं अंत इससे करना चाहूँगी कि सबसे ज़रूरी है कि हमारे बच्चों के दिमाग को हम मजबूत बनाएं हिंदी अध्यापक के तौर पर, क्योंकि आज समय ये आ गया है कि हिंदी अध्यापक के अब हम बोल कुछ रहे हैं, बच्चे समझ कुछ रहे हैं, पेरेंट्स को कुछ और बता रहे हैं और वो कुछ हमें आकर बोल रहे हैं। सबसे ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों के दिमाग को मजबूत बनाएं हिंदी अध्यापक के तौर पर, क्योंकि कहते हैं कि दिमाग एक सिगरेट होता है कि अगर आपका दिमाग जो है, अगर आपका दिमाग कमज़ोर है तो आप हर काम को एक प्रॉब्लम की तरह लेते हैं, एक प्रॉब्लम की अगर दिमाग कमज़ोर है, और अगर आपका दिमाग स्थिर है, बैलेंस्ड है, तो हर काम को हम एक चुनौती की तरह लेते हैं। और अगर आपका दिमाग सुदृढ़ है, अगर आपका दिमाग स्ट्रांग है, तो हर काम को हम एक मौके की तरह लेते हैं। तो अपने बच्चों को हमें सिर्फ यही सिखाना कि हर काम को हम एक मौके की तरह लें, क्योंकि रफ्तार हमारी धीमी ही सही पर उड़ान हमारी ऊंची होगी। बस यही कहना है, क्योंकि रास्ते रोक देने से सफ़र नहीं रुका करता, रास्ते रोक देने से सफ़र नहीं रुका करता, क्योंकि हम तो तभी महकेंगे जब पतझड़ होगा। में अपना 100% देने का जो भी कार्य या प्रयास हम कर रहे हैं, तो एक लक्ष्य को निर्धारित करके कर रहे हैं। जैसे उन्होंने कल बहुत अच्छे से दिखाया था कि एक व्यक्ति है, ऑफिस जा रहा है या बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लेकिन वो किस लिए जा रहे हैं, क्या उद्देश्य है। अगर लक्ष्य सामने नहीं है तो वो खाई में गिर जाता है। दे सकते और वो लक्ष्य क्या है, जिन 4 कौशलों के बारे में यहाँ पे बात की गई, वही 4 कौशलों की प्राप्ति हम अपने विद्यार्थियों में देखना चाहते हैं, और इन्हीं 4 कौशलों के द्वारा हम अपने प्रतिफलों की प्राप्ति भी करते हैं। जैसे कि कल हमने बहुत कुछ यहाँ सीखा, सीखने का माध्यम यही 4 कौशल रहे, श्रवण कौशल, वाचन कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल। ये मानकर चलते हैं कि विद्यार्थियों ने चारों कौशलों में निपुणता ले ली है, हम अब उद्देश्य में कामयाब हो चुके हैं, उन्हें ज्ञान हो चुका है, तो प्राथमिक स्तर पर कक्षा 3वीं से लेकर 5वीं तक के विद्यार्थियों में कितनी क्षमता आ सकती है कि वो स्वतंत्र लेखन करने के योग्य हो। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? हम छोटे छोटे शब्द विद्यार्थियों को दे सकते हैं, जिसके बल पर वो कविता का स्वयं निर्माण कर सकते हैं। रोटी दिखाई दी, वो उस रोटी को पाना चाहती है, तो वो फिर से उसकी झूठी प्रशंसा करती है कि तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो, गाकर सुनाओ। लेकिन इस बार यहाँ कौवा चालाक निकला, उसने क्या किया, पहले वो रोटी अपने पंजे में दबा और उसने कहा कि तुम इस बार मुझे नहीं ठग सकती। लौंडरी उदास होकर वहाँ से चल गई, क्योंकि कौवा उसकी बातों में नहीं आया और कौवे ने खुशी खुशी अपनी रोटी खा ली। यहाँ जब विद्यार्थी अपने सोच का प्रयोग कर रहा है, वो कहानी को नया रूप दे रहा है, तो फिर उसके जो विचार ताकि उनमें किसी प्रकार का संशय न रहे। यदि कक्षा 3वीं में बच्चे केवल नाम वाले शब्द समझ आए, वो जानते हैं, तो कक्षा 4वीं में व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में वो अंतर स्पष्ट कर सकते हैं, और कक्षा 5वीं तक आते आते वो जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा जो है जान जाते हैं, और कक्षा 6वीं और 7वीं में आकर उसका द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, और 8वीं 9वीं में उसका नियमित अभ्यास करके जो जब वो कक्षा 10वीं तक पहुंचते हैं, तो वो संज्ञा का जो है पद परिचय देने लायक हो जाते हैं। इसी तरह से विशेषण पद परिचय, क्रिया विशेषण परिचय और क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादिबोधक हर पद परिचय देने के योग्य हो जाएंगे। ऐसा मेरा मानना है कि हम सबको बच्चों के कॉन्सेप्ट का जो है विशेष ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल भी बाहर निकलना, कहीं आना जाना बिल्कुल पसंद नहीं करते, वो केवल पढ़ाई 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 करते रहते। उससे क्या होता है कि वो तनावग्रस्त हो जाते हैं। यदि खेल के साथ साथ
घंटा पढ़ाई के साथ साथ खेल के लिए वो 1 घंटा नियमित रूप से निकालते हैं, उससे उनका जो मानसिक तनाव है वो कम हो जाएगा। जब मानसिक तनाव कम होगा तो वो परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। पहले रूपरेखा में संकेत बिंदु को ध्यान में रखना होगा और इसी के आधार पर हमें अनुच्छेद लेखन करना होगा। विषय केंद्रित, तो दिए गए विषयों पर बच्चों को बताना है कि दिए गए विषयों पर हमें सबसे पहले विचार करना होगा और विषयों पर केंद्रित ही हमें अनुच्छेद लिखना होगा। और इसका अगला पॉइंट है, हमें छोटे छोटे वाक्यों में ही अनुच्छेद लेखन करना चाहिए। अनुच्छेद लेखन में शब्द सीमा भी होती है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें एक बात को बार बार नहीं दोहराना चाहिए, क्योंकि शब्द सीमा को के अंदर ही हमने अपने अनुच्छेद को पूरा करना है। गाने का आपका पसंदीदा तरीका 3 क्रियाएं: भोजन बनाना, संगीत सुनना, आराम करना। यदि आप बर्तन बनना चाहें तो कौन सा, इसे अपने व्यक्तित्व से कैसे संबंधित समझते हैं? तो बर्तन में मैं पतीला बनना चाहती हूँ, बिकॉज मनुष्य जीवन जो है वो सुख दुख सबका समावेश करके चलता है, तो पतीले में वो सामर्थ्य होती है कि इसमें सुख और दुख सबको समाहित करके हमें अच्छा व्यक्तित्व बनाए। बहुत अच्छा, घर के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए। आपकी कल्पना शक्ति में मैं कह सकती हूँ कि मेरी सोच जो भगवान की सकारात्मक करना, किसी के लिए मेरे मन में कभी कोई नकारात्मक नहीं आए, जिससे कि मैं दूसरों की नजरों में अपने आप को पॉजिटिव सोच की भावना अगर हमारे अंदर होगी तो हम चेंज भी ला सकते हैं और बच्चों का भी अच्छे से विकास सकते। उसमें मेरे लिए पहला था खाना बनाना। मुझे तरह तरह के खाने बनाना और प्रयोग करना और सबको खिलाना बहुत पसंद है। और खाना बनाने के साथ साथ जो हमारी रचनात्मकता है वो भी बना रहा है। विशेषण, अधिक से अधिक विशेषण, मनोरंजन करना, कुछ भी। कविता का सबसे बेहतरीन भाग ये है बिंब विधान। बिंब रूपांतर जो है ये इमेज, मैंने लिखा इमेजनरी इमेज का खुशबू। कुर्सी चट्टान जितनी भारी थी लेकिन नर्म और मुईदार, बिल्कुल ठीक है। ऊंचे तलवर से गिरे बड़े बड़े पिरियाए पत्ते, पूरा गांव धुंध और कोहरे से ढका हुआ था। देखा ना, ठीक। पनीर टिक्के की भुनी हुई महक ने सोच क्या है, ठीक है। विचार चिंतन चिन्ह हम पढ़ते समय क्या सोच रहे हैं उस भाव को लेके आपने एक चिन्ह लगाना, राइट। कोई चीज हास्यास्पद है तो आप ये बात नहीं, ये चिन्ह है, आप अपने चिन्ह स्वयं बना सकते हैं, इसमें आपको कोई रोक टोक नहीं है। देखिए बहुत स्तब्ध सा खड़ा रहा। अब मैंने ये सोचा, मेरी सोच, विद्यार्थी की सोच क्या आई, मुझे नहीं पता कि स्तब्ध का अर्थ क्या है, राइट। पहली सोच उसको नहीं पता। दूसरी सोच उसने अनुमान लगाया, ठीक है। अनुमान के तौर पर मुझे लगता है स्तब्ध का अर्थ है अकेला, कुछ भी, मैं अकेला बोल रही हूँ, विद्यार्थी कोई भी अर्थ समझ सकता है, स्तब्ध, ठीक है। उसके बाद तर्क उत्पन्न होता है, क्योंकि विद्यार्थी को पता है मेरा उत्तर सही नहीं है, स्तब्ध का अर्थ अकेला नहीं है। तर्क पे आता है विद्यार्थी। अब थोड़ा तर्क करने जाता हूँ, मुझे यकीन है कि मैं अकेले इस वाक्य से स्तब्ध का अर्थ नहीं ढूंढ पाऊंगा, नहीं ढूंढ पाऊंगा, ठीक है। तो मुझे गद्यांश में दिए गए अन्य वाक्य, आगे और पीछे वाले वाक्य देखने पड़ेंगे, उनको हमें रीडिंग करनी पड़ेगी। अब आए जी सांदर्भिक संकेत का। वाक्य था वह स्तब्ध सा खड़ा रहा, अब सांदर्भिक संकेत दे रही हूं। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं रहा, उसका मुंह खुला हुआ था और आंखें बाहर निकली हुई थी। हमने जब बुक स्टेप्स किए थे तो हमने उसमें देखा था कि क्या दिखाओ बताओ, ठीक है। तो अब देखिए मुंह खुला हुआ है, आंखें बाहर निकली हुई हैं, लगाइए मैम अनुमान, जोड़िए। ये सांकेतिक आप जो है ये बहुत बड़ा संकेत है विद्यार्थी के लिए, राइट, है ना। मुझे अपना अनुमान अब बदलना होगा, क्योंकि मैंने तर्क के साथ अन्य वाक्यों को पढ़कर शब्द का अर्थ ढूंढ लिया है, ठीक है ना। अब निष्कर्ष निकला है कि शब्द का अर्थ है हैरान हो जाना,
क्योंकि आंखें खुली हैं, मुंह खुला है, आंखें बड़ी हो गई हैं, हैरान हो गए। बुद्धिमानी से उपयोग करो और ये तुम्हारे साथ साथ बढ़ेगा। बताइए कौन सा हुक है? हुक बताइए प्लीज। तो मैं वो मोबाइल में, क्योंकि हमें दिल्ली में ये बताया गया था कि आज के बच्चे जिन चीज़ों को पसंद करते हैं उसी के आधार पर हमें विद्यार्थियों को पढ़ाना है। विद्यार्थी हमसे सीखकर वैसा ही पढ़ेंगे। हम यहाँ पर लगा सकते थे पंच परमेश्वर की स्लाइड, हमने नहीं लगाई। हम शुरू करने से पहले विद्यार्थियों को ये भी तो सिखाएंगे कि अपनी पुस्तकों से आप प्यार करो, पुस्तकों को साफ सुथरा रखें, और जो पुस्तक में पढ़ेंगे वो नहीं याद रहेगा, जो अंडरलाइन करेंगे, रेखांकित करेंगे वो उनको याद रहेगा। तो बार बार जो ये मोबाइल है वो इससे उनको हमें धीरे से दूर हटाना है ना। कोरोना टाइम के बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल में लग गए थे। तो जुम्मन शेख और अलगू चौधरी बहुत पुराने मित्र थे, दोस्त है। अब इसमें एक शब्द है उब कर, अपने मोबाइल में नोट कर लीजिए। इसका अर्थ कौन बताएगा? सब में अलग अलग कोई ना कोई कला छिपी होती है, उसको पहचानने के लिए, उसको जागृत करने के लिए स्वतंत्र लेखन जरूरी है। जैसे मैंने उदाहरण दिया था कक्षा कि इन बच्चों में ज़्यादा प्रतिभा है, तो हम बच्चों को ये बोलेंगे देखो अगर आप इसमें नहीं लिख पा रहे हो ना तो मैं आपको एक और शीट देंगे, उनको थोड़ा सा अट्रैक्टिव सी देंगे जिनमें बहुत ही ज़्यादा लेखन की वो है, तो आप लोग इसमें देख के लिखिए। ये हो गया हमारा स्वतंत्र लेखन। इसमें आप इनका कोई नाम रख के कहानी लिखो, बच्ची का नाम रख लो, या जिनको जो अलग से मैंने शीट दी उनमें कई सारे पात्र हैं, हर पात्रों का कोई ना कोई नाम लिख के एक छोटी सी लघु कथा की रचना करिए। इसके लिए कितना टाइम लगा? लिखने के लिए सुना आया, वो बच्ची इंतजार करती रही, 2 दिन नहीं आया, 3 दिन नहीं आया, जब काफी दिन बीत और बच्ची को उसका इंतजार करते काफी बड़ी होगी। इस तरह से समय बीत गया, उसकी भी मानस पटल से अब वो छवि थोड़ी थोड़ी धूमिल होगी। काफी समय बाद जब बच्ची विवाह करके दूसरे शहर में गई तो वहाँ उन गलियों में उसे की जानी पहचानी सी आवाज सुनाई। जब उसने उस बाहर आके देखा तो उसे एक बुजुर्ग अपने कंधे पर झोला लटकाए हुए दिखाई दिया, दीनहीन अवस्था में। जब मैं बना रही हूँ अपने बड़े बेटे के लिए टिफिन भर रही है, और जो छोटा बेटा है माँ को बहुत तंग कर रहा है, बहुत उपद्रवी है और उसने पूरा सामान बिखरा दिया है। और बड़ा बेटा अपनी माँ से जल्दी से टिफिन मांग रहा है कि माँ मेरा टिफिन दे दो, मुझे लेट हो रही है। और माँ बेचारी छोटे बेटे को देखे कि बड़े बेटे का खाना पैक करे, कि साथ में ही उनके हस्बैंड, उनके पति बैठे हैं जो खाने का इंतजार कर रहे हैं। तो ये एक माँ की बेबसी दर्शा रही है इसमें। एक विद्यालय का है और इस समय इस विद्यालय में कला का कालांश चल रहा है। सभी छात्र और छात्राओं को एक समूहों में बांटा गया है और सभी भिन्न भिन्न प्रकार के चित्र बना रहे हैं। अध्यापिका छात्र छात्राओं को निर्देश दे रही है। अभी संडे को तो और हमारी जो नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है जब वो अप्लाई हो जाएगी तो आप देखिएगा 6ठी 7वीं के विद्यार्थियों को लेकर हमें वर्कशॉप पे जाना है जहाँ लकड़ी का काम होता है। FM 103.7 शिमला में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं शिमला दर्शन और अभी हमारे साथ एक खास शख्सियत श्रीमती नीता अग्रवाल जी, पेशे से अध्यापिका है, कवयित्री है और एक समाज सेविका भी है। शिक्षिका के नाते काफी मुकाम हासिल कर चुकी है और हाल ही में इन्हें सर्वश्रेष्ठ शिक्षिका के पुरस्कार से नवाजा भी गया है। तो सबसे पहले हम इनका स्वागत करेंगे आज के इस कार्यक्रम में और साथ ही साथ अपने दर्शकों का भी धन्यवाद करेंगे जो अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 2-4 नाम मैं लेना चाहूंगा। सिरमौर से जुड़ चुके हैं सुदर्शन जी, शिमला से जुड़े हैं प्रदीप जी, नीरज जी और चौपाल, कोटखाई और ट्यूब से भी हमारे साथ दर्शक है। तमाम दर्शकों के मैं नाम नहीं ले पाऊंगा। है शुरू करते हैं आज के कार्यक्रम को और एक बार पुनः आपका स्वागत। धन्यवाद जी। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, बधाई के तो आप पात्र हो ही,
जो आपको इतना बड़ा पुरस्कार मिला, तो सबसे पहले बताइए आपका शिक्षण क्षेत्र जो जिस शिक्षा क्षेत्र में जो कार्यकलाप का रहा है अभी तक कितने समय का रहा है? मैं 1993 से पढ़ा रही हूँ और डीवी में मुझे ये 20वां साल चल रहा है। जी बहुत अच्छे। 20 साल का एक लंबा अनुभव है मात्र डीएवी में ही, संस्था जहाँ की अध्यापकों को शायद कार्यशालाओं के माध्यम से तराशा भी जाता है, ऐसा भी हमने सुना है। तो शिक्षा क्षेत्र में मिला है तो जरूर आपने कुछ बहुत अच्छा उसमें किया होगा, तभी आपको चुना होगा, क्योंकि उस क्षेत्र में बहुत लंबी लाइन लगती है, आपको चुने जाने का कोई विशेष कारण ना होगा। खैर मैं जानना चाहूंगा, आज शिक्षा का क्षेत्र है थोड़ा सा व्यवसायीकरण इसका हो रहा है, ठीक है, मतलब बच्चे स्कूलों के बजाय कोचिंग सेंटर में जाना पसंद करते हैं, वहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो आप कहाँ तक सहमत है इस बात से? मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद अपने घर के आसपास समाज में देख रही हूँ, पहली दूसरे का बच्चा भी बैग लेके कहाँ जा रहा है? ट्यूशन। 11वीं 12वीं का बच्चा तो जाता ही है, लेकिन पहली दूसरी से ही मतलब इतना ज़्यादा ट्यूशन का आजकल जिसे कहते हैं फैशन चल पड़ा है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम शिक्षक या अभिभावक या दोनों? सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहूँगी, क्या आज हमारे विद्यार्थियों को हम पर विश्वास नहीं है? क्या अभिभावक जिन स्कूल में इतने अच्छे स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या उनको उस स्कूल में विश्वास नहीं है? माफ कीजिए, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। देखिए, यदि हम वर्तमान स्थिति देखें तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कोचिंग सेंटर की भी आवश्यकता है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा इतनी ज्यादा हो चुकी है कि बच्चों को आगे निकलना है और इसके लिए हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा आगे रहे, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा कोई बात नहीं सर, आप अपनी जगह ठीक कह रहे हैं, उस विषय पर मैं अभी आगे आती हूँ। अभी मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जो पहली दूसरी से बच्चा ट्यूशन जा रहा होता है, 4वीं 5वीं 6वीं 7वीं, ये सब क्यों अभी से क्यों जा रहा है? सर की बात बिल्कुल सही है, मैं सर की बात से सहमत हूँ कि प्रतिस्पर्धा है, जरूरत है, और लेकिन इतनी भी नहीं है कि इतने छोटे छोटे बच्चे ट्यूशन क्यों चल पड़े। आजकल माता पिता के पास भी समय नहीं होता, क्या है, बच्चे को ट्यूशन भी छोड़ देते हैं बच्चे को। एक बार बच्चे की ये तो आदत डालें, माता पिता भी डालें कि जाओ अपने टीचर से पूछो, क्या कोई टीचर मना करता है? जो मेरा अनुभव है अभी तक इतने सालों का, वो ये कहता है कि अगर कोई बच्चा पूछने आता है तो क्या हम मना करते हैं? और हम शिक्षक भी तो समय के अनुसार चल रहे हैं, जैसी प्रतिस्पर्धा है उसमें आगे हम बढ़े, दौड़ लगाएं, विद्यार्थी को ऊंचाइयों तक ले जाएं, उसी के लिए तो हमारी इस तरह की बख्शवा भी तो है, ताकि हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा दे सकें। जो नयापन आज के समाज में है, और ये जो 21वीं सदी के विद्यार्थी हैं, तो उनको पढ़ाने के लिए हम भी तो आगे बढ़ रहे हैं ना, हम भी तो नई नई चीज़ें सीख के उनको पढ़ा रहे हैं। चलिए ठीक है, आपकी सोच महान है और शायद इसी सोच के कारण ही आपको इस पुरस्कार से नवाजा गया। अंतिम प्रश्न है आपसे, आप अपने दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहला संदेश मेरा यही है कि पहले तो आप अपने बच्चे पर विश्वास, और एक जो माँ बाप की ताकत होती है, खासकर जो माँ की ताकत होती है, अगर आप अपने बच्चे पे विश्वास करेंगे कि हाँ बेटा तुम कर ले जाओगे, हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत आ रही, कई माताएं पढ़ी नहीं होती हैं, कई पिता पढ़े नहीं होते हैं, तो वो बच्चे को प्रेरित करे कि बेटा एक बार अपने शिक्षक से तो जाके पूछो। कौन शिक्षक है यहाँ पे? कोई शिक्षक मना करेगा? नहीं करेगा ना। हम अत्यधिक समय देते हैं। सपने लेकर हर जेबों में आशाएं, दिल में अरमान यही कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे? मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी से पलकर मैंने मृत्यु से जीवन सींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे?
मैं पत्थर पर लिखी इबादत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है, तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम कब तक मुझको रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथों रचा स्वयं, मुझसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तप कर सोना बनूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। सबसे प्राचीन विधा है। जब साहित्य लिखे गए वो कविताओं के माध्यम से ही लिखे गए। जितने भी साहित्य की रचना हुई, हम वेदों की बात भी करें, वो भी एक कविता का ही माध्यम था। दोहे है, वो भी कविता का ही रूप है। जितने भी काव्य लिखे गए हैं वो समस्त कविता ही है। अब बनती कैसी है, उसके लिए हम थोड़ी सी गतिविधि कर लेंगे, ज्यादा नहीं, कोई टाइम हो जाती है। महाभारत उसका आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा राष्ट्रीय गान आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसका महाभारत आता है नहीं आता, कोई मायने नहीं रखता। लेकिन स्मरण शक्ति विकसित होती है, पठन कौशल भी हमारा सुधार होता है। हम कविता को पढ़ेंगे तभी हमें वो स्मरण होगी, ठीक है। तो इसीलिए उसका उचित पठन करना, ये भी कौशल आपका कविता के माध्यम से जागृत हुआ और भावनाएं जागृत हुई। अब कविता को किस रूप में लिखा गया है, वो हास्य है, कहानी रूप दे, शब्दों को जीवंत रूप दे, चित्रों का उपयोग करें, स्वर लयबद्ध वाचन। चलिए अब आपका स्वर लयबद्ध वाचन। ठीक है, वही भाव जागृत होंगे और लय गति के साथ बच्चे भी गाएंगे। कविता का भाव क्या है ये पहले मायने नहीं रखता है, हमने तो सिर्फ पहले कविता को कंठस्थ करवाना है, याद करवाना है, बस लय के साथ, उस गति के साथ बच्चा झूम उठे बस, ठीक है। नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुंह से कभी गुना कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं। जैसी कविता वैसा ही भाव, उस तरीके से ही उसे बताया जाए। ये एक दिन का कविता भी है और इस चित्र को मैंने लिया है कबीर जी के दोहे के रूप में। तो दोहा है आपके पास, दिन का कब होना निंदिए, जो पालन तर हो, दिन का कब होना निंदिए। पहला खूब लिखे और दूसरा खूब पढ़े। दूसरा उदाहरण है विंस लोम्बार्डी। विंस लोम्बार्डी कहते हैं कि अभ्यास परिपूर्ण नहीं बनाता है, अपितु उत्तम अभ्यास ही उत्तम बनाता है। तो चलिए इन्हीं दोनों उदाहरणों को आधार मानकर बढ़ते हैं हमारे विषय की ओर। मेरा विषय नहीं, हमारा विषय, और हमारा विषय है लेखन कौशल को संवर्धित करने के तरीके। कुछ एक उद्देश्यों को लेकर चलते हैं, इनमें से भी बहुत कम उद्देश्यों पर हम प्रकाश डालेंगे क्योंकि समय प्रबंधन का हमें ध्यान रखना है। तो चलते हैं, वर्ण शब्द और वाक्य स्वरूप का हमें अपने विद्यार्थियों को ज्ञान करवाना होता है, तो उनके भीतर ये क्षमता विकसित करनी है। अभी गद्य और पद्य पर चर्चा हुई, तो गद्य और पद्य अवतरणों की वे व्याख्या कर सकें, इसके उन्हें योग्य बनाना है। साथ ही जब किसी तरह का कोई समारोह होता है, कोई कार्यक्रम होता है, उसकी वे सूचना बना सके, इस योग्य उन्हें बनाना है। और सार जो हम लिखवाते हैं, सार और भावार्थ की वे व्याख्या कर सके, उन्हें इस योग्य बनाना है।
अब है गुण के जो हमारा पाठ है, एक लेखन से संबंधित पाठ है, उसके अंतर्गत क्या क्या गुण होने चाहिए। उपेक्षा देखिए, शिरोरेखा की उपेक्षा ऐसा ये समझ रहे हैं को यहाँ पर रखा है। अब जब ये शिरोरेखा विहीन लिखते हैं तो उसका सबसे पहला कारण बनता है उनकी जो उनका लेख है वह लेख उतना प्रभावित नहीं रहता जैसा भी चोट लगाने से ऐसे लोग, जब हम ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं कि जिनका उच्चारण ही शुद्ध नहीं है तो उसके कारण हमारा उच्चारण अशुद्ध हो जाता है। हम जानते हैं कि उच्चारण और लेखन ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि हमारी देवनागरी लिपि में जैसा हम उच्चारण करते हैं वैसा ही हम लिखते हैं। किंतु अब हमें अपने छात्रों से भी विश्लेषण करवाना है। कारण क्या है कि जब एक दूसरे के कार्यों का विश्लेषण करते हैं तो एक दूसरे के विचारों से अवगत होते हैं, आलोचनात्मक चिंतन का विकास होता है, वे समझ जाते हैं कि उनके भीतर क्या खामियां हैं या क्या खूबियां हैं। उसके समर्थन में यदि आप कोई तर्क देते हो तो आपको अपने तर्क के समर्थन में उदाहरण देने होंगे, क्या उनकी कमजोरियां थी उसमें, क्या उनकी विशेषताएं थी, इसके विषय में आपने बताना है। तो इस तरह से बच्चा एक पुस्तक की समीक्षा करना सीख जाता है। चलिए, हमारे पास आती है, हमें हमेशा सकारात्मक पुनर्बलन ही देना है ताकि वे उड़ान भर सके, मनोबल वो होने हमारे पास आवश्यक है, तभी हम अपनी कक्षा को रुचिकर बना सकते हैं। और एक अध्यापक का ये कार्य है कि औरों को सिखाने से पहले खुद सीखना होता है। तो उसके लिए मैंने कुछ, जैसे कि हमारा नया सत्र शुरू होता है तो हमारे पास जाने से पहले टाइम टेबल बना होना चाहिए, समय सारणी, एक जो विद्यार्थी हैं उनके जो ड्यूटी चार्ट्स हैं, ताकि जब भी विद्यार्थी पहले दिन कक्षा में आए तो किसी भी तरह की दुविधा उन्हें ना हो। वो ऐसा है तो क्या इस तरह से हम विद्यार्थियों को कहेंगे कि एक चार्ट पर आप संज्ञा को पहले परिभाषा बताने की जरूरत नहीं है, कक्षा में जो उदाहरण उन्हें दे दिए, उसके बाद क्या है उसके जो भेद है वो भी आप परिभाषा, इसमें उस पाठ को एक पठन के रूप में करवाएंगे तो उन्हें उसमें रुचि नहीं आएगी, उन्हें मुश्किल भी लगेगा। लेकिन उस पाठ को जैसे बोलते हैं कि हमें जो उसका जो पूरा जो सार है उसे हम इस तरह से बता सकते हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, उन्होंने अपनी शिक्षा कहाँ, इस तरह की सूचना पत्र पर हम लगा देंगे तो विद्यार्थी को पता लगेगा कि जो हमारा जो वर्षा ऋतु में क्या सावधानियाँ रखनी है, किस तरह के हमारे कपड़े होने चाहिए, हमारे जो भी ध्यान रखना है हमने। ये शिक्षा सामग्री है। और कुछ जैसे सुविचार है कि मेहनत तीखा मुश्किल से करो कि सफलता छोड़ बता दे, इस तरह के जो कोर्स हैं यदि कक्षा में लगा के रखें तो विद्यार्थी को क्या है, इससे क्या उनको बहुत ज़्यादा वो उत्साहित और इसमें कहा कि आप इस चित्र को ध्यान से देखिए और इसका शीर्षक बताइए। वैसे ही छात्रों को वास्तविकता की ओर ले जाना, वास्तविक तथ्यों से, जैसे मैम ने कल बताया कि हम कैसे पढ़ना नहीं चाहते हैं तो हम क्या करवा सकते हैं, बच्चों को कोई भी एक चरित्र विश्लेषण करवा सकते हैं। मैं उसमें क्या करूँगी, बच्चों को स्टोरी सुनाऊंगी, कहानी सुनाऊंगी और बच्चे उसका चित्र बनाते जाएंगे। थर्ड क्लास में अखरोट वाली गतिविधि है, इसमें थोड़ा सा बच्चों ने दुर्मुखी बनाते थे, थोड़ा सा अलग सा प्रयास किया, इसमें बारहसिंगा बना दिया, बिल्ली बना दी, थोड़ा सा अलग सा बच्चों द्वारा की गई गतिविधि, बच्चों द्वारा बहुत बढ़िया से ना जाते हुए आपको गतिविधि के बारे में बताऊंगी कि संदेश हम सबको पता है संदेश कितने प्रकार के होते हैं और हमें कौन कौन से संदेश होते हैं ये भी बोले। उसके भैया कोई गोलादार बनाए, उसके बीच में जो है संदेश लिखना चाहिए। दूसरा है संदेश की शुरुआत में संदेश शब्द मीन्स कि वो शीर्षक अवश्य लिखे। शीर्षक लिखने के बाद फिर दिनांक, समय, जैसे मैंने वहाँ पे वो गतिविधि बनाई हुई है तो पूरा उसके ये हम जानते हैं औपचारिक कौन से हुए और अनौपचारिक कौन से हुए। जैसे पत्र औपचारिक और अनौपचारिक, उसी तरह से संदेश भी औपचारिक और अनौपचारिक संदेश है। तो समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम सब मिलकर अपने देश के चहुमुखी विकास के लिए अग्रसर। किसने लिखा है प्रधानमंत्री ने, किसके लिए लिखा है, ये एक सामाजिक सामूहिक तौर पर जो है ये संदेश होगा। वो ये है कि जो हमने बच्चों को ज्ञान प्रदान किया उसका हमें उनकी तरफ से क्या रिजल्ट मिला, क्या हमें उसका प्रतिफल मिला। तो सीखने का प्रतिफल जो है वो एक मापदंड है जिससे अध्यापक को पता लगता है कि जो उसने ज्ञान बांटा उसके छात्रों तक वो कितने मात्रा में पहुंचा। हम नहीं बोलते कि ज़्यादा, जो
टीचर पढ़ा रहा है, अभ्यास प्रतिफल मैम ने सुबह भी बताया था कि इसकी आवश्यकता क्यों है। आवश्यकता है गुणवत्ता लाने की। हमारी शिक्षा जो हो वो अच्छी हो, उसमें गुणवत्ता हो, और आगे कि जो हम शिक्षण सामग्री बच्चों को दे रहे हैं उसका वो अपने जीवन में कहाँ पे उसकी लर्निंग आउटकम्स तब निकलेंगे जब वो जीवन मूल्य भी उसे सिखाए जाएंगे। अगर हम केवल अंक प्राप्ति के लिए अपने बच्चे को ज्ञान दे रहे हैं तो हमारी लर्निंग अच्छी नहीं होगी, उसका अधिगम प्रतिफल हमें नहीं मिल रहा। जैसे इसके उद्देश्य में भी ये बताया गया है कि शिक्षा ऐसी हो जो विद्यार्थी में ज्ञान और जीवन मूल्य दोनों का संभावित विकास करे, कि हम बच्चे को जो सिखा रहे हैं वो उसके जीवन मूल्य, क्योंकि हमारा विषय ही एक ऐसा है जो बच्चे में जीवन मूल्य, व्यावहारिक ज्ञान से जब हम अपनी शिक्षा को जोड़ते हैं, दैनिक जीवन के उदाहरण देते हैं तो उस चीज़ को अच्छे से समझ लेता है कि मुझे यहाँ पे क्या करना है। हम कोई भी विषय पढ़ा रहे हैं तो उसमें हम उसको जीवन मूल्य से जोड़ के उसके उदाहरण दे के उसका विषय क्या रहेगा, कि हम किस तरह से मौखिक सुलेख से संबंधित कठिन शब्दों की जानकारी अपने पाठ के आधार पे बच्चे को देंगे और हमें अधिगम प्रतिफल लर्निंग आउटकम्स क्या आएंगे। प्लानिंग की है जब हम लेसन प्लान बना रहे हैं कि हमें ये प्रतिफल लर्निंग आउटकम्स का हमारी जो डायरी है उसमें भी ये कॉलम बना हुआ है कि वो हमें उसमें से आउटकम्स क्या मिलेंगे इस चैप्टर से। मैंने ये स्वच्छता वाला तो पहले हमने बच्चे को डायरेक्टली जाके उसे ये नहीं बताया कि हम ये इनके अनुसार पाठचर्या शिक्षण जो है ये दिया गया है कि पहले दिन हम ये करेंगे, दूसरे दिन इस तरह से जो भी हमारे उसमें गतिविधियां रहेंगी, जो उच्चारण रहेगा वो किस तरह का होगा, तीसरा दिन ये इस तरह से। एक गाना था ये आप लोगों ने सभी ने सुना होगा, सबका उसमें सहयोग होना था, तो समय के अभाव के कारण वो हम नहीं करवा पाएंगे। आंतरिक होती है और एक बाह्य होती है। आंतरिक जो अपने कक्षा कक्ष में करवाई जाती है बच्चों से, जैसे नाटक, संगीत, नृत्य, चित्रांकन, रंगाई, सजावट, मॉडलिंग, जो हम स्कूल से बाहर खेल के मैदान में करते हैं, तो वो हमारी बाह्य सहकारी क्रिया, जैसे सामूहिक परेड है, ड्रिल है, योग है, व्यायाम है, हमारी हुई है। इसमें क्या हो रहा है, एक दूसरों का आपसी विचारों का जुड़ाव हो रहा है। संचार सबसे बड़ा ताकत है ये। आगे है, अब आपको शिकायत भी करनी पड़ेगी, ठीक है, आपको सहमत भी होना पड़ेगा। और पठन, श्रवण और पठन जो है निवेश करते हैं। अब ये कैसे कर सकता है निवेश, दोबारा कीजिए। चार पर ढूंढिए क्या लिखा गया है, कब, तुम कब आओगे, तुम कब आओगे। 5 पर लिखा गया है क्यों, कोई भी वाक्य में सुनाई नहीं दे रहा है तो आप उसको रोकने के लिए क्या करते हैं, स्पर्श करके रोकते हैं, उसको पकड़ लेते हैं। या कोई नई नई चीज़ें जो बन रही हैं। अब मान लीजिए जैसे पहले हम सिर्फ डिजिटल वॉच पहनते थे, आज के समय में हमारे पास स्मार्ट वॉच है जो हम पे एक नजर रखी हुई। ये रामायण यह कमरा कितना बड़ा है, मैं नहीं हूँ। बहुत अच्छे लगता है। मैं नाच रही हूँ। क्या पता नया याद है, नहीं, संज्ञा याद है। संजय कुर्सी पेज। हाँ जी, कारण के बारे में जानेंगे कि ऐसे क्या क्या कारण है जिससे बच्चों में वर्तनीगत दोष रह जाते हैं। आगे वापस जाएंगे, अपना कार्ड दिखाएंगे जैसे, और तो आप उसका उच्चारण करोगे और अपने अपनी मातृभाषा के बिना जो हमारा कोई भी कार्य है वो पूरा नहीं हो सकता है, और हमारा राष्ट्र, हमारा देश बिना अपनी राष्ट्रभाषा या मातृभाषा के उन्नति नहीं कर सकता है। हम अपनी मातृभाषा में या राष्ट्रभाषा में यदि बोलते हैं, अपने मन की पीड़ा को भी हम अपनी मातृभाषा में ही व्यक्त कर सकते हैं। तो कोई भी राष्ट्र है, चीन, रशिया, जापान आदि जो देश हैं, उन्होंने अपनी मातृभाषा में ही व्यवहार कार्य किया है और अनेक आविष्कार किए हैं। जो हमारी मातृभाषा है वो सर्वश्रेष्ठ हमारी मातृभाषा ही होते हैं, क्योंकि
जिस प्रकार से हम अपने मन की अभिव्यक्ति अपने लगा तभी उसकी जो है नींद खुल गई और उसे बहुत गुस्सा आया। धन्यवाद। वो खाने चला तो चूहे ने हाथ जोड़े कि हम भी आपके किसी पर उड़ान हमारी ऊंची होगी। बस यही कहना है, क्योंकि रास्ते रोक देने से सफर नहीं रुका करता, रास्ते रोक देने से सफर नहीं रुका करता, क्योंकि हम तो तभी महकेंगे जब पक्षर होगा। कितनी क्षमता आ सकती है कि वो स्वतंत्र लेखन करने के योग्य हो। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? हम छोटे छोटे शब्द विद्यार्थियों को दे सकते हैं जिसके बल पर वो कविता का स्वयं निर्माण हो सकते हैं। रोटी दिखाई दी, वो उस रोटी को पाना चाहती है तो वो फिर से उसकी झूठी प्रशंसा करती है कि तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो, गाकर सुनाओ। लेकिन इस बार यहाँ कौवा चालाक निकला। उसने क्या किया, पहले वो रोटी अपने पंजे में दबा दिया ताकि उनमें किसी प्रकार का संशय न रहे। यदि कक्षा किसी में बच्चे केवल नाम वाले शब्द समझ आए, वो जानते हैं, तो कक्षा चौथी में व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में वो अंतर स्पष्ट कर सकते हैं और कक्षा 5वीं तक आते आते वो सबको सम्मानित करके हम एक अच्छा व्यक्तित्व बने। बहुत अच्छा, घर के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए। की कल्पना शक्ति में मैं कह सकती हूँ कि मेरी सोच जो भगवान की सकारात्मक करना, किसी के लिए मेरे मन में कभी कोई नकारात्मक नहीं आए, जिससे कि मैं दूसरों की नजरों में अपने आप को हीन महसूस करूं। सोच की भावना अगर हमारे तो मैं वो ग्रीन कार्ड मोबाइल में, क्योंकि हमें दिल्ली में ये बताया गया था कि आज के बच्चे जिन चीज़ों को पसंद करते हैं उसी के आधार पर हमें विद्यार्थियों को पढ़ाना है। विद्यार्थी हमसे सीखकर वैसा ही पढ़ेंगे। हम यहाँ पर लगा सकते थे पंच परमेश्वर की स्लाइड, हमने नहीं लगाई। हम शुरू करने से पहले विद्यार्थियों को ये भी तो सिखाएंगे कि अपनी पुस्तकों से आप प्यार करें, पुस्तकों को साफ सुथरा रखें, और जो पुस्तक में पढ़ेंगे वो नहीं याद रहेगा, जो अंडरलाइन करेंगे, रेखांकित करेंगे, वो उनको याद रहेगा। तो बार बार जो ये मोबाइल ये वो सबसे उनको हमें धीरे से दूर हटाना है ना। कोरोना टाइम के बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल में लग गए थे। तो जुम्मन शेख और अभी किया है, तो सबसे पहले हम इनका स्वागत करेंगे आज के इस कार्यक्रम में और साथ ही साथ अपने दर्शकों का भी धन्यवाद करेंगे जो अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो चार नाम मैं लेना चाहूँगा। सिरमौर से जुड़ चुके हैं सुदर्शन जी, शिमला से जुड़े हैं प्रदीप जी, नीरज जी, और चौपाल, कोटखाई और चौक से भी हमारे साथ दर्शक है। तमाम दर्शकों के मैं नाम नहीं ले पाऊंगा। है, शुरू करते हैं आज के कार्यक्रम को और एक बार पुनः आपका स्वागत। धन्यवाद जी। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, बधाई के तो आप पात्र हो ही, जो आपको इतना बड़ा पुरस्कार मिला। तो सबसे पहले बताइए आपका शिक्षण क्षेत्र, जो शिक्षा क्षेत्र में जो कार्यकाल आपका रहा है अभी तक कितने समय का रहा है? मैं 1993 से पढ़ा रही हूँ और डीवी में मुझे ये 20वां साल चल रहा है। जी, बहुत अच्छे। 20 साल का एक लंबा अनुभव है मात्र डीएवी में ही, संस्था जहाँ की अध्यापकों को शायद कार्यशालाओं के माध्यम से तराशा भी जाता है, ऐसा भी हमने सुना है। तो शिक्षा क्षेत्र में मिला है तो जरूर आपने कुछ बहुत अच्छा उसमें किया होगा, तभी आपको चुना होगा, क्योंकि उस क्षेत्र में बहुत लंबी लाइन रहती है, आपको चुने जाने का कोई विशेष कारण ना होगा। खैर, मैं जानना चाहूंगा आज शिक्षा का आपका स्वर लेवल वही भाव जागृत होंगे और लय गति के साथ बच्चे भी गाएंगे। कविता का भाव क्या है ये पहले मायने नहीं रखता है, हमने तो सिर्फ पहले कविता को कंठस्थ करवाना है, याद करवाना है, बस लय के साथ उस गति के साथ बच्चा झूम उठे बस। ठीक है। नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुंह से कभी अपना कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं। जैसी कविता वैसा ही भाव, उस तरीके से ही उसे प्रकाश करें। ये एक
एक तिनका कविता भी है। कारण बनता है उनकी जो उनका लेख है वह लेख उतना प्रभावित नहीं रहता जैसा भी चोट लगाने से ऐसे लोग जब हम ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं कि जिनका उच्चारण भी शुद्ध नहीं है तो उसके कारण हमारा उच्चारण अशुद्ध हो जाता है। हम जानते हैं कि उच्चारण और लेखन ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि हमारी देवनागरी लिपि में जैसा हम उच्चारण करते हैं वैसा ही हम लिखते हैं। किंतु अब हमें अपने छात्रों से भी विश्लेषण करवाना है। कारण क्या है कि जब एक दूसरे के कारण का विश्लेषण करते हैं तो एक दूसरे के विचारों से अवगत होते हैं, आलोचनात्मक चिंतन का विकास होता है, वे समझ जाते हैं कि उनके भीतर क्या खामियां हैं या क्या खूबियां हैं। उसके समर्थन में यदि आप कोई तर्क देते हो तो आपको अपने तर्क के समर्थन में उदाहरण देने होंगे, क्या उनकी कमजोरियां थी उसमें, क्या उनकी विशेषताएं थी, इसके विषय में आपने बताना है। तो इस तरह से बच्चा एक पुस्तक की समीक्षा करना सीख जाता है। चलिए हमारे पास आती है, हमें हमेशा सकारात्मक पुनर्बलन ही देना है ताकि वे उड़ान भर सके, मनोबल वो होने हमारे पास आवश्यक है, तभी हम अपनी कक्षा को रुचिकर बना सकते हैं। और एक अध्यापक का एक कार्य है कि औरों को सिखाने से पहले कुछ सीखना होता है। तो उसके लिए मैंने कुछ जैसे कि हमारा नया सत्र शुरू होता है, तुम्हारे पास जाने से पहले टाइम टेबल बना होना चाहिए, समय सारणी, एक जो विद्यार्थी हैं उनके जो ड्यूटी चार्ट्स हैं, ताकि जब भी विद्यार्थी पहले दिन कक्षा में आए तो किसी भी तरह की दुविधा उन्हें ना हो। वो ऐसा है तो क्या इस तरह से हम विद्यार्थियों को कहेंगे कि एक चार्ट पर आप संज्ञा को पहले परिभाषा बताने की जरूरत नहीं है, कक्षा में जो उदाहरण हमने दे दिए उसके बाद क्या है उसके जो भेद है वो भी आप परिभाषा इसमें उस पाठ को कहा कि अब आप इस चित्र को ध्यान से देखिए और इसका शीर्षक बताइए। वैसे ही छात्रों को वास्तविकता की ओर ले जाना, वास्तविक तथ्यों से, जैसे मैंने कल बताया कि हम कैसे आइए स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम सब मिलकर अपने देश के चहुमुखी विकास के लिए अग्रसर है। किसने लिखा है पता नहीं, किसके लिए लिखा है, ये एक सामाजिक सामूहिक तौर पर जो है ये संदेश। मुझे यहाँ पे क्या करना है, हम कोई भी विषय पढ़ा रहे हैं तो उसमें हम उसको जीवन मूल्य से जोड़ के उसके उदाहरण देके उसका विषय क्या रहेगा कि हम किस तरह से मौखिक सुलेख से संबंधित कठिन शब्दों की जानकारी अपने पाठ के आधार पे बच्चे को देंगे और हमें अधिगम प्रतिफल लर्निंग आउटकम्स क्या आएंगे। प्लानिंग की है जब हम लेसन प्लान बना रहे हैं कि हमें ये प्रतिफल लर्निंग आउटकम्स का हमारी जो डायरी है उसमें भी ये कॉलम बना हुआ है कि वो हमें उसमें से आउटकम्स क्या मिलेगी इस चैप्टर से। मैंने ये स्वच्छता वाला तो पहले हमने बच्चे को डायरेक्टली जाके उसे ये नहीं बताया कि हम ये